करे परिवार। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि एक बार फिर से बहस छिड़ गई है फ्रीबी की राजनीति पर और उसके साइड इफेक्ट पर। दरअसल कर्नाटक के वरुणा सीट से एक वोटर की याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। आरोप है कि सिद्धारमैया ने 5 गारंटी के वादे से कानून का उल्लंघन किया। इसी याचिका में आरोप है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ सिद्धारमैया ने अपने चुनाव क्षेत्र में गारंटी कार्ड बांटी थी, जो एक तरह का प्रलोभन था और जनता को दिया गया घूस था। याचिका में कहा गया है कि गारंटी कार्ड बांटकर जिसने भी चुनाव जीता उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया, और सिद्धारमैया को एक उदाहरण के रूप में इसमें रखा गया है। उधर कांग्रेस के विधायकों की बैठक में फ्रीबी के कारण राज्य में विकास कार्य ठप होने की चर्चा भी सामने आई है। 30 विधायकों ने डीके शिव कुमार को पत्र लिखकर विरोध जताया है कि उन्हें तो फंड मिल ही नहीं रहा। कई विधायक अपनी सरकार से इसलिए नाराज हैं कि उनके क्षेत्र में सरकार ने कोई फंड रिलीज नहीं किया है। ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड की मांग कर रहे हैं। और इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने साफ किया है कि सरकार की प्राथमिकता तो 5 गारंटी को लागू करना है और इसी में पैसा जा रहा है। 5 गारंटी को लागू करने की ही बात कीजिए तो इसी में करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तो जाहिर है कि इस साल विकास के कोई भी काम नहीं होंगे। ये खास तौर पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है। और कर्नाटक और हिमाचल की जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव से पहले मुफ्त रेवड़ी की झड़ी सी लगा दी है। लगातार कई वादे कर रही है। राजस्थान में भी आने वाले चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 10 से भी ज्यादा गारंटी लोगों को दे डाली है कि हम अगर फिर से जीते तो ये देंगे। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने न्यूनतम आय गारंटी योजना भी लागू की है। हर व्यक्ति को 125 दिन की जॉब गारंटी के साथ हर महीने 1,000 रुपए भत्ता देने की भी गारंटी दी गई है। मौजूदा बजट में राजस्थान की उधार लेने की क्षमता जबकि 36,000 करोड़ रुपए है, लेकिन राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपए तो पहले ही कर्ज ले चुकी है दूसरी फ्रीबी योजनाओं के लिए। राज्य अपनी जीडीपी का 3% ही कर्ज ले सकता है, इसलिए इस गारंटी को विपक्ष बता रहा है कि ये तो लॉलीपॉप है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं पाएगा। हिमाचल में भी चुनावी वादे पूरा करने में राज्य सरकार मुश्किल में दिखाई पड़ रही है और ओपीएस लागू करने का दबाव सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये उनका वादा था। चुनावी जीत को पक्का करने के लिए शॉर्टकट की सियासत ने हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट सर्किट के मुहाने पर ला खड़ा किया है और वहां पर पैसे का संकट है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के जानकारों का मानना है कि अगर सरकार हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करे तो लोगों को फ्रीबी से ज्यादा फायदा हो सकता है। ज्यादा फायदा लोगों को होगा। पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों का ऋण लगातार बढ़ रहा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है उस पर पंजाब चला, चुनाव जीत भी ली, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है। फ्री बिजली के अलावा सभी गारंटी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। पीएम मोदी ने भी कहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो संस्कृति है ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबी को लेकर चिंता जताई है। तो जाहिर है कि जीत पक्की करने के लिए अगर कांग्रेस को केजरीवाल से सीखना पड़ता है फ्रीबी वाला मॉडल, तो असली दिक्कत कहां पर है ये समझा जा सकता है। और अब आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। और कपिल मदान जी भी जो कांग्रेस समर्थक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कपिल जी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से हम तो लगातार फ्रीबी वाली राजनीति का जो साइड इफेक्ट होता है, शॉर्टकट वाली राजनीति से जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे। लेकिन ये जो कर्नाटक में इसे कानूनी मामला बनाया गया है, इसने एक बार फिर से इस बहस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तो कानूनी मामला बन गया, दूसरे वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास का तो अब कोई काम होगा नहीं, क्योंकि पैसे तो सारे इसी में चले जाएंगे, 5 गारंटी में ही। विनोद जी। लाल जी, एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती जी।
आप ही के रिपोर्ट पे आऊं उससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से आज की जो अभी की ताज़ा खबर है वो मैं आपको बता दूं जी कि अभी अभी कर्नाटक सरकार ने जो वहां के नंदिनी मिल्क है उसके 3 रुपये बढ़ा दिए हैं पर लीटर। जी आज का ही ये बता दूं कि आज की ही खबर है कि कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो अपने बसेस के किराया बढ़ा दिया है। बिजली का दर तो पहले बढ़ा ही चुकी है। बिजली का दर तो पहले बढ़ा ही चुका था। हाँ। तो अब ये कर्नाटक की जनता को तय करना है कि 5 गारंटी से उसको क्या क्या हासिल होने जा रहा है। आज जब 3 रुपये दाम बढ़े हैं मिल्क के दूध के, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें गरीब से लेके अमीर तक दूध सबके लिए जरूरत है। और उसमें 3 रुपये अगर दूध के दाम बढ़े हैं तो शायद उन महिलाओं को जो अभी भी उम्मीद है कि 5 गारंटी में से 2000 रुपये पर महीने मुझे मिलेंगे, वो शायद उनके खाते में नहीं आए हैं। आपकी जो रिपोर्ट है उस पर मैं अगर पहले आऊँ तो जो कर्नाटक के विधानसभा के एक जो सिद्धारमैया के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक नागरिक है, वोटर है, उसने ये जो हाई कोर्ट में अपील डाली थी, जो याचिका डाली थी, उसमें उनका ये कहना है कि भाई ये सीधे सीधे जो 5 गारंटी की बात कही गई थी और ये कार्ड जो हर वोटर को दिया गया था वो अपने आप में एक घूस है। उसने ये माना है और कोर्ट को के सामने ये बात अपने तथ्यों के साथ रखा है कि ये पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का ये उल्लंघन है कि आप किसी को जनता को प्रलोभन देके आपने ये चुनाव जीता है और उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने हैं। उनके जो लॉयर है वो बाद में इसको साफ करते हुए कहते हैं कि ये जीत कांग्रेस में लगभग सबकी है ऐसी, लेकिन चूंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है, नेता है सदन के, तो उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया है। अब ये कोर्ट को तय करना है कि ये पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये फ्रीबी जो है वो किस रूप में खड़ी होती है। बाकी ये बात तो तय है कि कर्नाटक में जो 5 गारंटी को लेके सरकार पसोपेश में है और जनता का दबाव है, एमएलए का दबाव है, और फंड को लेके जो सारी चीजें जो विकास के डेवलपमेंट के काज होने थे वो पुरानी सरकारों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसके शॉर्टकट की जो सियासत है उसने कर्नाटक को शॉर्ट सर्किट में डाल दिया है। बिल्कुल शॉर्ट सर्किट में डाल दिया है। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, चर्चा में तो हिमाचल भी है। उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और मैं अनुजा कपूर जी के पास भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं कपिल मदान जी के पास चलता हूँ। कपिल मदान जी, चाहे ये कानूनी मामला बन गया हो, चाहे डीके शिव कुमार कहते हो कि भाई अब तो विकास के कार्य हो नहीं पाएंगे, चाहे हिमाचल का संकट हो, मुझे एक छोटी सी कहावत याद आ रही है, छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ। एक मालिक ने तय किया कि सारे भेड़ों को जो है स्वेटर दिया जाएगा इस बार। सारी भेड़ें खुशी से नाच उठी। जो एक बूढ़ी भेड़ थी वो उदास थी। सबने जाके पूछा उदास क्यों हो, तो बूढ़ी भेड़ ने कहा पता है ये स्वेटर कैसे मिलेगा, आप समझ रहे होंगे। तो विकास कार्य नहीं होंगे, विधायकों को फंड नहीं मिलेंगे क्योंकि 5 गारंटी लागू करने हैं। तो क्या ये एक तरह का छल नहीं है क्या जिसके खिलाफ ये कानूनी मामला बना है? कपिल जी। देखिए सिंह साहब, पहले मैं एक चीज जहां तक मैं बताऊं कि अगर आप भारत सरकार की बात करेंगे तो ये एक एडमिटेड पोजीशन है, आप भी मेरे को डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि जो कर्जा है जो भारत सरकार द्वारा कर्जा चढ़ाया गया है वो 1,55,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि पहले 60 सालों में 70 सालों में 50 लाख करोड़ का था। तो अगर ये फ्री भी नहीं बांट रहे, अगर भारत सरकार फ्री भी नहीं बांट रही, तो इतना कर्जा कैसे पहुंच गया? दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री साहब ने जब अपने चुनाव लड़े थे तो उनके चुनाव के कुछ बड़े बड़े वादे थे, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं कि 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने सबको देशवासियों को वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हम साल देंगे, नहीं हुई। 2022 तक उन्होंने बोला था कि हम किसान की आय डबल कर देंगे, किसान की आय डबल नहीं हुई। बुलेट का वादा किया था, बुलेट ट्रेन नहीं चली। महंगाई उन्होंने 2014 के अंदर बोला था कि इन्हीं के नेता बोला करते थे जब डॉलर 60 रुपए का हुआ करता था कि डॉलर 30-35 रुपए का बिकना चाहिए, तो होना चाहिए। और अगर इतनी महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कोई जनहित की कोई स्कीम चला रही है तो आपको उससे आपत्ति क्यों है? मैं एक और आपको बात बताता हूं, और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े फैक्ट्स और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोल रहा हूं। ठीक है। जब सेंटर बन रहा था उस दौरान हमारा देश कोरोना की चपेट में था, तो आप याद होगा एक ऑपोजिशन की डिमांड थी कि जितने भी कोरोना से जिन लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं उनके परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे।
तो सरकार ने ये एफिडेविट फाइल किया था कि भैया हम इतने पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। और 20,000 करोड़ रुपए उसी दौरान सेंट्रल विस्ता पे लगाए गए। दूसरी बात, आप बात करते हैं अपने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। है। अगर आपकी वेलफेयर स्कीम्स प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं कि हमने 70 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया, ठीक है, तो ठीक है। अगर आप राशन दे रहे हैं, हाँ। अगर वो आपका दावा सही है कि आप वो राशन दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या यही मापदंड उस पे नहीं लगना चाहिए? ठीक, चलिए ठीक है, मैं ये जवाब लेता हूं। मैं जवाब लेता हूं इस पर कपिल जी। और मैं आपको एक बात जरूर कह दूं कि देखिए ये इनके जो वादे हैं, इन वादों का रिपोर्ट कार्ड तो इनको पेश करना ही होगा जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे। दूसरी बात ये मैं जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि भाई केंद्र सरकार भी कर्ज लेती है, तो कपिल मदान जी, केंद्र सरकार ये नहीं कहती कि हम जो है अपने सांसदों को फंड रिलीज नहीं करेंगे या आधारभूत संरचनाओं में जो कार्य हो रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ गया हूं। उससे पहले अनुजा कपूर जी के पास चलता हूं। अनुजा जी बताइए, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि भाई आप भी आपने कोरोना काल में राशन दिए, आप भी कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, तो हमेशा इन्हीं की योजनाओं पर क्यों सवाल उठा देते हैं? अनुजा जी। लालचंद जी, मुझे लगता है मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं ये भूल गए हैं कि इनका सवाल किससे है और जवाब किससे है। आप जिनसे सवाल कर रहे हैं उनका जवाब पूरा विश्व देख रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, उनको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा हेलुसिनेशन हो जाता है कभी कभार, इट्स ओके। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि कर्नाटका की जो बात यहाँ पर शुरू कर दी इन लोगों ने, तो मैं ये बता दूं कि कर्नाटका के अंदर इससे पहले भाजपा की सरकार थी, और जब भाजपा की सरकार थी तो यहाँ पर ऑलरेडी कर्नाटका के अंदर एक सिलिकॉन वैली बन चुकी थी इनसे पहले, जिसको वर्ल्ड लार्जेस्ट आप और मोस्ट नोन कर्नाटका स्टेट को माना जाता था। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कर्नाटका के अंदर पहुंचते ही। आज जिन बातें ये कर रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपया इन्हें देना है सर। अगर आप 2000 मंथ का बात करें एक हर एक औरत को देने को, तो उसमें 17,500 करोड़ रुपया इनको बटोरना पड़ेगा। 200 यूनिट की फ्री पावर की बात करेंगे तो 9,000 करोड़ को इनको बटोरना पड़ेगा। 10 kg का इनको 10,000 और 3,000 मंथ का जो जॉबलेस वाले हैं उनको देने के लिए 250 करोड़, और इसी तरह से ट्रेवल के लिए 2,800 करोड़, तो टोटल 40,000 करोड़ की तरफ ये लोग जा चले हैं। तो अब आप बताइए, जो 14 का जो इन्होंने बजट निकाला है, जो इन्होंने कहा है फाइनेंशियल ईयर में हम जो बजट निकाल के दिए, वो बजट का इन्होंने मापदंड दिया है 3,27,747 करोड़। इन्होंने कहा था, बड़ा छाती ठोक के कहा था इन्होंने कि हमने वुमेन सरकार से ऊपर उठ के 3 लाख इतना हमने दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इनका, पूछिए से 54,374, जिसमें से आप माइनस कर दीजिए 40,000, कितना हुआ, कितना पड़ा इनके पास, ऊपर से इनके पास लोन। तो आप ये बताइए सर, ये जो हम लोगों ने कर्नाटका बना कर आए थे, ये तो लोगों को फ्रीबीज का चक्कर से, ये INDIA का ही चक्कर है। ये आम आदमी पार्टी ने बता दिया, बाप पे बता दिया, फॉर्मूला पकड़ लिया लगता है आपको। अरे सुनिए तो सही लाल जी, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाओ। अभी कुछ टाइम पर देख लेना, शराबे डाल देंगे यहाँ पे, इसको और बढ़ा देंगे। अब आपने ट्रांसपोर्ट देख लिया, मिल्क देख लिया। सर ये अंधा राज जो है, ये अरविंद केजरीवाल ने इनको समझा दिया है। ये जो अभी कुछ टाइम पहले जो इनकी मीटिंग हुई थी ना सर, वहां पे इसी का क्रैश कोर्स हुआ था। और अभी आप देखना, ये तो कर्नाटका, राजस्थान, ये जो लोगों को तो बटोर लिए, डेवलपमेंट कहाँ पे देंगे? हमने इसीलिए इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लौटता हूं, इसी ने कहा था कि वेलफेयर स्कीम और फ्रीबी स्कीम में फर्क है, राशन देना अलग। चलिए ठीक है, इसी फर्क को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अनुजा जी, सब अलग है। लौटता हूं अनुजा जी, इसी फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, ये वास्तव में आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस हो, चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है, प्रधानमंत्री ने कई बार मुद्दे उठाए, तो वेलफेयर स्कीम वर्सेस मुफ्त रेवड़ी फ्रीबी, उसका अंतर जरा हमें जरूर अपनी तरफ से बताइए। और दूसरी बात यह भी बताइए कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है केजरीवाल फॉर्मूले वाला, ये रुकेगा कहां जाकर? कभी आप महिलाओं के पॉकेट में पैसा देंगे, फिर पुरुषों के पॉकेट में पैसा देंगे, फिर आप सबको नकद देना शुरू कर देंगे, ये रुकेगा कहां जाकर?
लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊं से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि आज पूरे पंजाब में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसमें भारत सरकार की तरफ से जो जाने वाला पैसा है, फंड है, वो रोक दिया गया है। लगभग वो 700 करोड़ का आसपास का है। क्यों रोका गया, आप जरूर सवाल पूछेंगे। तो आप ये देखिए कि केजरीवाल सरकार का जो मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक का, उसमें भी एक है। उसने भगवंत मान ने उस सारे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो नीति आयोग के का एक पार्ट है कि ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए वो सारे इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी सर्विसेज की वहां पे ये व्यवस्था थी। लेकिन उसको हटा के, चूंकि ये आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल मॉडल का, दिल्ली मॉडल का फॉर्मूला था, तो उसको भगवंत मान के सरकार ने वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बना लिया था। और उसमें बड़ा बड़ा फोटो जो है केजरीवाल भगवंत मान का लगाया गया था। बिल्कुल। डॉक्टर जो है उसका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से शिफ्ट करके वहां डाल दिया गया था। तो जब केंद्र ने पूछा कि भाई आप जब मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, ये आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पैसा इसमें क्यों? ठीक है। अब वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि मैं इसमें मोहल्ला क्लिनिक का और ये सारी चीजें जो है दावा वो क्लेम हटा रहा हूँ, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ही रहेगा। यानी फिर से पैसा दिया जाए। यस, तो ये पैसे की मजबूरी है। अनुजा जी जो बता रही थी, मैं थोड़ा सा, अनुजा जी बहुत लाउड वॉइस में अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को समझा रही थी। मैं थोड़ा सा धीरे से मदान जी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मदान जी समझे कि फ्रीबी और जो वेलफेयर स्कीम है उसका अंतर क्या है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये बहस सामने में आया था, तो उस समय में भी ये बात की चर्चा में कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी के ये ये तर्क दिया गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी बांटे तो वो वेलफेयर, और अगर हम लोग बांटे तो वो फ्री रेबड़ी जी। तो इसके तर्क में ये समझना पड़ेगा कि अगर इस देश में इस कोरोना की महामारी को जो लोगों ने झेला है, और जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उस समय में जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि सीज हो गए थे सारे लोग, सारे परिवार, तो क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि कम से कम उनके 2 जून की रोटी मिले, कम से कम उनके घर तक में जो लोग हैं उनको पैसा पहुंचे? ठीक है। तो ये स्कीम जो वेलफेयर की स्कीम होती है उसमें तय किया जाता है कि कौन से ऐसे वर्ग हैं जो हितधारक है, लाभार्थी का वर्ग है, उसमें गरीब और गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके पास ये मदद पहुंची थी। 80 करोड़ लोगों को इस देश की ये ताकत है कि उसने 3 साल तक लगातार मुफ्त राशन दिया। जी जी। वो गरीब लोगों के लिए था। जी। तो ये स्कीम को आप रेवड़ी नहीं कह सकते थे। उस समय की देश की परिस्थिति थी कि आप उनको जान बचाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए आपको ये करना जरूरी था। ये वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य है, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का। बिल्कुल। लेकिन जब आप दिल्ली में ये बात कहते हैं और पंजाब में ये बात करते हैं और कर्नाटक में कहते हैं, राजस्थान में जाके कहते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप उस जनता के, उस करदाताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि आपको उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है। आप सीधे सबको बता रहे हैं कि आप ये इतना फ्री दो और इस फ्री के बदले में हमें वोट करो। आप जब महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम सारी महिलाओं को कर्नाटक में हम 2000 रुपया देंगे पड़े परिवार को, तो आप उसमें कैटेगरी नहीं करते हैं, तो आप ये घूस दे रहे हैं। आप जब ये कर्नाटक में अभी बस सर्विस की फ्री हुई है, उसमें आप महिलाओं के नाम पे आप बस फ्री कह रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि उसका पैसा उस आदमी को भरना पड़ रहा है जो टिकट ले रहा है, और उसका 1 रुपए से 1.5 रुपए उसका टिकट का दाम बढ़ गया है। कहीं ना कहीं जी इस अंतर को समझिए कि फ्रीबी और वेलफेयर में ये स्कीम है। अगर इस देश में 200 करोड़ डोज पड़े हैं वैक्सीन के, तो ये फ्री में वेलफेयर स्कीम में आता है, ये रेवड़ी में नहीं आता है, क्योंकि आपको लोगों की जान बचाना। ठीक, मैं मदान जी के पास, क्योंकि उन्हीं से सवाल हो रहा है, तो उन्हीं के पास चलता हूँ, फिर अनुजा जी के पास आता हूँ। कपिल मदान जी, जो हमने अभी चर्चा की, देखिए हमने कोशिश की कि हम लोग इस चीज को समझें कि भाई वेलफेयर स्कीम और मुफ्त रेवड़ी फ्रीबी में कहां वो सिल्वर लाइन है, कहां वो अंतर है। आप बताइए, आपके हिसाब से इसमें कोई अंतर है भी या नहीं है अंतर? अगर नहीं आप कहते हैं कि नहीं अंतर है, तो वो भी बता दीजिए। देखिए सिंह साहब, जैसे मैं मिश्रा जी को, विनोद जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात करी कि एक मापदंड होना चाहिए और एक मापदंड के आधार पे ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या वेलफेयर भी और क्या फ्री भी होगी। तो मेरा एक सवाल है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा दावा है कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। ठीक है। तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के दौर में ये हाल है कि 80 करोड़ लोगों को
सरकारी राशन पे निर्भर होना पड़ रहा है, तो आप देश की क्या हालत है, आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल कब आई थी? लोगों की निर्भरता है सरकार। मैं आ रहा हूं, मैं बहुत अच्छा सवाल। फूड सिक्योरिटी बिल कब आई थी और कितने करोड़ लोगों के लिए आई थी? बहुत 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 अच्छा सवाल है सर। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर। फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपीए के अंदर आया गया। ठीक। और अगर आप जानकर आप बहुत चौंक जाएंगे ये जानकर कि अगर आप हिस्टोरिकली डिबेट्स उठा के देखें कि उस दौरान बीजेपी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपोज किया था, और आज ये उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट को यूज करके राशन दे रहे हैं। और अब जो ये राशन दे रहे हैं वो तो ये बोलते हैं कि हमारी वेलफेयर स्कीम है। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आया कि कुछ लोगों को जरूरत हो सकती है, उनको आप बोलते हो कि ये फ्री भी, और उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये मतलब इससे ज्यादा कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात कोई हो नहीं सकती कि भाजपा ये अच्छा है। मतलब मैं तो ये बात 2-3 डिबेट्स पे उठा चुका हूं कि आप ये जो भाजपा बात करती है कि फ्री में राशन दे रहे हैं, इन्होंने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपोज किया था जब ये बिल आया था, और ये बिल यूपी में आई थी, और ये आज उसी पे अपनी पीठ थपथपाते हैं। नहीं, मैंने आपके तर्क के जवाब में बोला था कि आपने कहा कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने कहा कि भाई देखिए जरूरत तो उसी समय पड़ गई थी इतनी बड़ी आबादी को फूड सिक्योरिटी देने की और सस्ता अनाज देने की, 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो। 80 करोड़। आज कितने लोग गरीबी रेखा के अंदर हैं? आप वो आंकड़े अगर आप दिखाएं तो मैं एक आंकड़ा दूं आपको। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि काफी संख्या में 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, गरीबी से। मदान जी, मैं सिंह साहब, मैं सिर्फ इतनी एक बात कहना चाह रहा हूं। जब आप कोई भी स्कीम बनाते हैं, जब आप कोई गवर्नमेंट चुन के लेकर आते हैं, ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि उनको अपनी वेलफेयर स्कीम्स किस तरीके और किस माध्यम से चलानी है। लेकिन वही वाला सिल्वर लाइन वही कि फ्री भी मुफ्त रेवड़ी। उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग है, और जो ऑपोजिशन की पार्टी है उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग है। ठीक है। मैं अब अनुजा जी के पास जाता हूं। अनुजा जी, ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने जो बिल लाया था, जो विधेयक बनाए थे, कानून फूड सिक्योरिटी वाले, अब आप उसी का इस्तेमाल करके आप लोगों का कल्याण का कार्यक्रम चला रही हैं, तो फिर उस समय क्यों विरोध किया था? और ये भी कि जो तमाम तरह की चीजें हैं वो कह रहे हैं कि सरकार का अपना अधिकार है, विपक्ष का अपना अधिकार है, सरकार तो वेलफेयर स्कीम चलाती रहेगी, चाहे कर्नाटक हो या हिमाचल हो। जी, तो ये मतलब आपकी डिबेट पर ये अच्छी तरह से मान रहे हैं कि हम कर्नाटक का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। अब हम राजस्थान का भी कर चुके हैं, हम आगे और जहां जाएंगे हम सबका कर चुके हैं। फूड सिक्योरिटी बिल आप लेकर आ गए, तो आपकी मनरेगा डिप का जो बजट है उसको भी तो हम लोगों ने बढ़ाया और आगे लेकर गए हैं। तो इसलिए इस तरह की बात यहाँ पर बैठकर छोड़कर अच्छी बात ना करें। आपको मैं एक और बात और बता दूं भाई साहब, आपको मैं एक और बात बता दूं कि जिसके साथ आप जिसके साथ बैठे हैं ना, आप तो कांग्रेस के है ना, तो जिनके साथ आप आज बैठे हुए ना, आपने उनको भी अपोज किया था, और उसके बावजूद आप उनके साथ जाकर बैठ गए। उनके साथ जो पानी पी कर आपको कोसता था, आप उनके साथ बैठकर इस वक्त चाय और पकौड़े खा रहे हैं, और वही पकौड़े और वही चाय जो मोदी जी ने बनाए हैं, तो आप वो बैठ कर खा रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नाम लगा दिया आपने स्टेट, उसका नाम लगा दिया कांग्रेस। अब कहते तो अब चाय वाला है, पर चाय तो अब हमारी पीते हैं। अब कहते हैं पकौड़े वाला है, पकौड़े भी अब हमारे ही खाते हैं, और उसके बाद आप में इतनी हिम्मत होती है कि आप हमें ही कोसते हैं। तो भाई साहब, ऐसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका सिक्योरिटी बिल, जो फूड सिक्योरिटी बिल को जिसको अपोज कर रहे हैं, आप कहते हैं अपोज करके आप आगे लाए, ये करा वो करा, आज उसी के अंतर्गत भाजपा ने पूरे विश्व में बहुत कुछ ऐसा करके दिखा दिया और लोगों को मरने नहीं दिया। आपकी कांग्रेस की सरकार में अगर कोरोना आया होता तो बेड़ा गर्क कर चुके थे। जिस तरह के आपने इमरजेंसी लाकर लोगों के मुंह बंद कर दिए थे, और आज आप उसी का गाना गाते हैं। बहुत कुछ चेंज हुआ है भाई साहब, बहुत कुछ चेंज हुआ है। महात्मा गांधी से लेकर आपके जवाहरलाल नेहरू तक बहुत कुछ चेंज कर दिया आप लोगों ने, और आज आप यहाँ पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज ये मोदी जी हैं जिनके अंडर आप इस तरह की आपको लिबर्टी है और डेमोक्रेटिक रूल है
कि आपको इतना कुछ बोलने को दिया जाता है। पाकिस्तान में बोलकर दिखाइए तो आपको पता चलेगा। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, अभी मेरे भाई ने यहाँ पर बोला है, लाल जी ने भी नीति आयोग का बता दिया। अनुजा जी, इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारा भारत है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी आजादी मिलनी चाहिए बोलने की। इसमें कहीं किसी दूसरे देश से हम क्यों तुलना करें, है कि नहीं? हमारा भारत, हमारा लोकतंत्र। यही कहते हैं ना बार बार भाई साहब। लाल जी आप भी जानते हैं, जेएनयू में जाके पाकिस्तान के नारे तो यही लगवाते हैं। तो किसी बात का तो है, जरूर आलोचना होनी चाहिए। बात का ही तो है कि यूरोप में जाकर डेमोक्रेटिक इंडिया, जिस इंडिया का नाम इन्होंने एक मिनट मैं आज जिस INDI का नाम इन्होंने यहाँ लिखा और ये कहते हैं इंडिया, जिस इंडिया का नाम है यहाँ पर कह रहे हैं, जिस फ्लैग के ध्वज के नीचे आज ये बात कर, उसी ध्वज को इन्होंने रोम दिया यूरोप में जाकर। ठीक, तो उस नैरेटिव का जवाब मिल भी जाता है, उस नैरेटिव का जवाब अमेरिका से लेके यहाँ तक मिल जाता है, भारत तक। ना गाए, हाँ, ये यहाँ बैठ के गाना ना गाए, बड़े बड़े। आपको छोटा सा काउंटर कर रहे थे, मैं फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। कपिल जी बताइए। मैं देखिए, अनुजा जी मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के बारे में 2 चीजें बोली, तो मैं देखिए पाकिस्तान का दर्द बोल रहे हैं। इनके जो MP हैं सनी देओल साहब, उन्होंने भी इन्हीं की पार्टी के बारे में शायद वो बात कर रहे थे, जहां पे वो कुछ बोले और इन्हीं की पार्टी के लोग अब उनको गालियां दे रहे हैं। अच्छा, चलिए वो सब सोशल मीडिया पर चलता रहता है। ये खुद देख लें कि ये जो पाकिस्तान आपका दर्द है। दूसरी बात अपने फेलियर अनुजा जी मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें। ठीक है। ये इनको जब अपने फेलियर छुपाने होते हैं तो ये पाकिस्तान को ले आते हैं। आपको पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान से प्यार तो दिख रहा था 2014 में। अच्छा चलिए, अभी हम पाकिस्तान पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, मोदी जी का पाकिस्तान पर कभी और कर लेंगे डिबेट। विनोद जी, नवाज शरीफ, विनोद जी, लाल जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। लाल जी देखिए साहब, ये दोनों प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस के क्या कर रहे हैं, हमें अभी हमारा बहुत सीरियस चर्चा में हम लोग लाए हैं इसको। जी कायदे से हम लोग ये चर्चा नहीं चाह रहे थे कि आप लोग इतने लाइट मूड पे चर्चा करना शुरू कर दें। हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम ये बात समझने की और दुनिया से समझने की भी कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ठीक है कि देखिए अल्टीमेटली जो जनता जो है, लोग जो है वो इसके पीड़ित होते हैं, इसके शिकार होते हैं। बिल्कुल। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी जैसे इलेक्शन कमीशन में ये जब बात आई थी फ्रीबी को लेके, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए एक कमेटी की बात की थी कि इसमें जो एक्सपर्ट का इसमें ओपिनियन चाहिए, उसमें RBI से लेके नीति आयोग से लेके पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता और विपक्ष सबको शामिल, चुनाव आयोग तक को शामिल करने की बात कही थी। तो चुनाव आयोग इससे अलग होते हुए उसने एक तरह से अपनी राय दी थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस तरह की फ्रीबी की अनाउंसमेंट करती है या उनका करने का अधिकार है इलेक्शन में, वो कर सकते हैं कि हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम ताजमहल बना देंगे, कुतुब मीनार बना देंगे, जो भी वो कह ले, वो उनका अधिकार बनता है। तो उनका साथ में उनका एक डायरेक्शन था कि इसमें चुनावी में जाते समय में पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम उस रेवेन्यू मॉडल को भी रखना चाहिए कि भाई हम जो आपको ये फ्री में दे रहे हैं उसका राजस्व की हमें ये व्यवस्था होगी जी। इसके बगैर अगर आप सिर्फ वादे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को ठग रहे हैं, आप लोगों को एक तरह से भ्रम में रख रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप आज कर्नाटक में देखिए कि क्या हो रहा है, कि जो आप अभी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि सिद्धारमैया DK शिव कुमार हाथ खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए हमारा इसी में जा रहा है 5 गारंटी में, तो हम डेवलपमेंट काम क्या करेंगे। दरअसल दिक्कत क्या है, किसी भी स्टेट के सामने में RBI का एक कंडीशन है जी। वो कंडीशन है कि वो अपने GDP का 3% ही वो लोन ले सकता है। ठीक है, तो आप जिस स्टेट का जो रेवेन्यू है, जो GDP है, उसके 3% ही मिलेंगे। तो अब क्या दिक्कत है इसमें कि कांग्रेस की वो 5 गारंटी में 3 बार सिद्धारमैया ने अनाज मुफ्त अनाज देने का अनाउंसमेंट जो किया था 10 किलो का, वो आज तक देने में वो क्यों कामयाब नहीं हुई? क्योंकि उनको फ्री मार्केट से अगर उनको 40 रुपए अगर पर किलो अनाज खरीदना पड़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। पंजाब में आप देख लीजिए, एक मिनट, पंजाब में आप देख लीजिए कि केजरीवाल का वो जो फ्री का था, जो 2,000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो वो उनको जो डेट था उनका वो इतना बढ़ा हुआ 4 लाख करोड़ का बढ़ा है, अब उनको कोई ऐसा कर्ज मिल नहीं रहा है। तो और वो अब सिर्फ इस मॉडल में है कि इस फंड का उस फंड में सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो ये लिमिटेशन को अगर पॉलिटिकल पार्टी समझेंगे तेते फिर पांव तब फ्री पसारिए, वेली पे जेती वो एक लंबी अलग सौ। बात करेंगे। ठीक, Yes। बिल्कुल ये बहस चलती रहेगी कि भाई एक तो तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, और दूसरी बात ये कि लोक कल्याणकारी कदम और मुफ्त रेवड़ी के बीच अंतर तो समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अनुजा जी आपका भी और कपिल जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और हम दिखाते हैं आपको कुछ अहम रिपोर्ट भी। कल 29 जुलाई को देश में नई शिक्षा नीति लागू हुए 3 साल का समय पूरा हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बीते 3 वर्षों में नई शिक्षा नीति ने कई बड़े बदलाव को जमीन पर उतारा है। देखिए, कोई भी सभ्यता की मूल आधार स्तंभ ज्ञान